बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओलेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है उसको करने जा रहे हैं। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 तक देखें तो आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएँ तो वहाँ एक फ़ोल्डर मिलेगा प्ले लिस्ट में, उसमें ये लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक मैंने रिकॉर्ड कराए हैं। आज हम अपना लेक्चर का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 को शुरू करने से पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर वो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो प्ले लिस्ट में बाकायदा फ़ोल्डर्स हैं जिसमें 2020 से लेके 2015 तक विंटर और समर, इसके जो MCQs का जो पेपर 1 आता है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा खासा मटेरियल है कि विंटर समर के सारे पेपर जो है आपको सोल्ड वीडियो फॉर्म के अंदर जो है वहाँ पर मिलेंगे। पेपर 2 भी अगर आप देखना चाहें तो 2020 से लेके 2017 तक वहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा इरिकवरेबल डेट्स के ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप देखें तो कभी भी आपको ना तो पेपर 1 के अंदर ना पेपर 2 के अंदर जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा करेक्शन ऑफ एरर्स के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर लेक्चर है। तो देयर इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स। अकाउंटिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट हैं और दूसरी आपकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट्स अगर आपके बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम। और अगर कंसेप्ट्स आपके थोड़े से आगे पीछे हैं और आपकी क्लैरिटी नहीं है लेकिन आप मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो पास पेपर्स होते हैं, क्योंकि उसमें यू नो द एग्ज़ामिनर का स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से बार बार क्या पेपर्स आ रहे हैं, वो कैसे सेट करता है, तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और अगर आप मुस्तकिल ये जो 6 साल के पेपर्स हैं जो मैंने सॉल्व कराए हैं, अगर आप इन्हीं को हल कर लें, बाकायदा वीडियो देखें पहले, फिर देखें कि मैंने किस तरीके से हल कराया, और उसके बाद उसको वीडियो को बंद करके ख़ुद से ट्राई करें करना। अगर ये 6 साल के पेपर आप कर लेते हैं तो बिलीव मी कि आपका जो पेपर है जो एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आएगा आप उसको बहुत इत्मीनान से मैनेज भी कर लेंगे, कर भी लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं जो 6 सालों में आए हैं 80-90% पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से बनेगा। अगर आपकी ये प्रैक्टिस है तो आप एग्ज़ाम में पेपर की हैंडलिंग भी आपके लिए आसान होगी और आप बहुत सुकून से करके यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आ स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म ऑन 1 जनवरी 2014 के 1 जनवरी 2014 को एक स्पोर्ट्स क्लब जो है वो बना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 के जो दिसंबर 2014 का जो साल था, द क्लब परचेज्ड इक्विपमेंट कॉस्टिंग $5,000 के क्लब ने एक इक्विपमेंट खरीदी जो $5,000 की थी, बैंक बाय चेक, और उसको चेक के थ्रू पेमेंट करी। एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। देखें जो स्पोर्ट्स क्लब है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती हैं जिनका पर्पज़, जैसे ये स्पोर्ट्स क्लब है इसका पर्पज़ ये है कि इसके जितने भी मेंबर्स होंगे ये उनको फैसिलिटेट करेगा, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, और अगेंस्ट के अंदर मेंबर्स क्या करेंगे, वो सब्सक्रिप्शंस जो है जो भी इसके अंदर नहीं है लेकिन जो सब्सक्रिप्शंस है वो पे करेंगे ताकि क्लब के रनिंग खर्चे जो हैं वो चल सकें और क्लब जो है वो स्मूथली ऑपरेट करे। इसके अंदर नॉर्मली हम ट्रेडिंग कंपनीज़ के बरक्स हम ये करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाते हैं, जिसके अंदर इनकम हमारी सब्सक्रिप्शंस जो मैं बता के आ रहा हूँ ये इनकम होती है, बाकी एक्सपेंसेस हैं जो सैलरीज़ वगैरह हम देंगे। अगर स्पोर्ट्स क्लब के अंदर कोई कैफ़े भी खोला हुआ है तो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, कैफ़े से जो इनकम होगी वो भी इनकम बन जाती है। सब्सक्रिप्शंस का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछता है। और इसके अलावा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या होता है कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं या जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं। अगर हम इस सवाल को देखें तो इसमें इनकम तो हमारी है ही नहीं, हमने नॉन करंट एसेट्स ख़रीदा है। नॉन करंट एसेट्स आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाता है, तो एक तो वहाँ जाएगा। पूछता है इन विच ऑफ द क्लब्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड दिस अपीयर, के क्लब के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कहाँ कहाँ ये ट्रांजैक्शंस अपीयर होगी। तो देखें एक तो बैंक है आपका, बैंक की आपने पेमेंट करी, जब पेमेंट करेंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर जाएगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, बाकी आपका एसेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा।
तो अगर आप इसको देखना शुरू करें तो ए में वो कहता है कि जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये तो वो सही कह रहा है, लेकिन रिसीट क्योंकि बैंक की पेमेंट हुई है तो इसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में आना चाहिए, तो ये चॉइस हमारी इनकरेक्ट हो गई। बी के अंदर ये कहता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, और लेकिन ये कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ना तो ये इनकम है ना एक्सपेंडिचर है, ये हमारा नॉन करेंट एसेट्स है जो हमने ख़रीदा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सी में आए तो कहता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में आएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएगा, तो हम सेफली कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर राइट चॉइस हमारी सी चॉइस है, क्योंकि इसके अंदर बात सही है कि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, वो फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में चली जाएगी, और नॉन करंट एसेट्स जो इक्विपमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। डी के अगर देखें तो डी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कह रहा है, जो इनकरेक्ट है, तो राइट चॉइस हमारी क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर सी बनती है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, अ ट्रेडर डजंट कीप ए फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि एक ट्रेडर जो है फुल सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखता, ये सिंगल एंट्री है। आपको पता है कि कुछ ट्रेडर्स, और नॉर्मली ये होता है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं अब वो फिर इतना उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फुल टाइम अकाउंटेंट रखें और वो उनके डेबिट क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करें, तो जो उनको चाहिए होता है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को यूज़ करें तो उनका इनकम स्टेटमेंट भी बन जाता है, उनकी जो भी फिगर्स हैं वो भी निकल आती हैं। जैसे यहाँ ये कहता है हाउ इज़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेटेड, ये बताएं कि प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, जो साल के एंड में आपका जो कैपिटल है, देखिए आसान है, शुरू के अंदर आपका जो कैपिटल था वो कितना था और साल के एंड में जो आपका कैपिटल है वो कितना है, अगर इन दोनों के फ़र्क को आप निकालें, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आता है वो आप कहाँ लेके चले जाते हैं, वो आप कैपिटल के अंदर प्लस करते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, ईयर एंड कैपिटल, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, इस क्लोजिंग कैपिटल ये किस तरीके से आता है कि जो भी कैपिटल आपका दिया होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल आपका हो गया, ओपनिंग कैपिटल में फर्दर अगर आपने कोई कैपिटल प्लस करा है, कोई आपका जो आपने कैपिटल ऐड करा है आपको, इसको आप क्या करते हैं, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्लस कर लेते हैं, ये आपका टोटल कैपिटल आ जाता है। लेकिन एंडिंग कैपिटल अगर आप देखें उठा के कि जो साल के एंड में कैपिटल आपका बचा है, जो भी आया है आपके पास, उसके अंदर डेफिनेटली आपने प्रॉफिट को ऐड किया होगा, ड्राइंग को माइनस किया होगा, तो अगर उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें, जो आपके पास शुरू में कैपिटल था, फर्दर अगर आपने कुछ पैसा लगाया है बिजनेस में उसे भी माइनस कर दें और ड्राइंग को प्लस कर दें। ड्राइंग को प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ड्राइंग को आपने माइनस किया है, अगर उसको प्लस कर दें तो जो डिफरेंस है वो लॉजिकली प्रॉफिट आना चाहिए आपके पास, कि वो प्रॉफिट की वजह से ही फिर एंडिंग कैपिटल बढ़ेगा। तो अगर हम ए चॉइस के अंदर देखें तो कहता है क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया है इसने, उसमें से कैपिटल इंट्रोड्यूस के मज़ीद कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है वो माइनस कर दिया और ड्राइंग को प्लस कर दिया। तो 22 के अंदर अगर ए चॉइस हम देखें तो लॉजिकली हमें लगता है कि ये चॉइस हमारी सही है, और उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई कि क्लोजिंग कैपिटल, जो भी एंड के अंदर कैपिटल आपका बचा है, आप उसके अंदर क्या करें कि उसमें से जो भी कैपिटल आपके पास शुरू में था उसको माइनस कर दें, और उसके बाद जो मज़ीद आपने पैसा लगाया वो माइनस कर दें और ड्राइंग को प्लस करें। आप ड्राइंग याद रखिएगा, ये फार्मूला ये एग्जामिनर का अगेन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वो इसको डिफरेंट तरीक़ों से पूछता है। तो जब भी इस किस्म का सवाल दिया जाए तो ड्राइंग को प्लस कीजिएगा। लॉजिक उसकी ये है कि ड्राइंग को आपने माइनस किया था और प्रॉफिट को प्लस किया था, तो अगर आप ड्राइंग को ऐड बैक करके वापस करें तो जितना भी डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो ए चॉइस है आपकी वो इज़ द राइट चॉइस। बी में कहता है क्लोजिंग में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दें, तो देखें ये ड्राइंग को भी माइनस कर रहा है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि मज़ीद जो पैसा आपने लगाया था वो भी आपको माइनस करना चाहिए। सी के अंदर कहता है ये इनकरेक्ट हो गया। सी में कहता है क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें और कैपिटल इंट्रोड्यूस को प्लस कर दें, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि मैं आपको समझा के आ रहा हूँ। और डी में क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करके कैपिटल इंट्रोड्यूस को प्लस कर रहा है, तो ये तीनों चॉइसेस आपकी जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। राइट चॉइस आपकी है और वो लॉजिकली है। देखें लॉजिक भी समझ लें इसकी उठा के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार एग्जामिनर भी रिपीट करता है इस क्वेश्चन को कि जो एंडिंग कैपिटल है आपका एक्चुअली वो क्या है, वो बचा है आपके पास, तो उसमें से जो शुरू में आपने लगाया था वो माइनस कर दें। फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए 50,000 रुपीज़ आपके पास ईयर एंड का कैपिटल है, आपने 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी
10,000 रुपये मज़ीद आपने लगाए, 5,000 की ड्राइंग आपने करी, तो ये 30,000 आपने लगाया था, इसमें से 30,000 आप माइनस कर दें, 20,000 बाकी बचता है। 5,000 जो है वो आप क्या कर चुके हैं, निकलवा चुके हैं, तो इसको भी प्लस कर दें। तो ये 25,000 जो आपका आएगा, वो आप सेफली कह सकते हैं कि ये आपका डेफिनेटली प्रॉफिट है आपका, क्योंकि बाकी कहाँ गया, बाकी तो आपने इतना लगाया था, साल के एंड में इतना बाकी बचा, ये आपने टोटल लगाया, माइनस कर दें इसको, 20,000 बचते हैं, 5,000 रुपये मजीद आप पर्सनल यूज़ के लिए निकाल चुके हैं, तो ये भी प्रॉफिट ही है एक तरीके का, तो दोनों को प्लस करें, ये प्रॉफिट है 25,000। तो ए चॉइस, ये बार बार मैंने रिपीट इसलिए करा और समझा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, इस फार्मूले को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। ऑन 1 जनवरी द ट्रेड रिसीवेबल और $1,000 के ट्रेड रिसीवेबल जो है उसके अंदर $1,000 थे, जो एक्चुअली आपको क्या करने थे, आपको ट्रेड रिसीवेबल के अंदर थे कि इतना पैसा 1 जनवरी को आपको रिसीव करना था अपने क्रेडिट कस्टमर से। एंड ऑन 31 दिसंबर दे ऑर्ड $1,500 और 31 दिसंबर को $1,500 आपको रिसीव करने थे, यानी ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस $1,000 था और एंडिंग बैलेंस जो है $1,500 था। ड्यूरिंग द ईयर $5,000 वाज रिसीव्ड, $5,000 आपको रिसीव हुए अपने कस्टमर से, एंड ए डेट ऑफ $100 वाज रिटर्न ऑफ, और $100 का डेट आपने राइट ऑफ कर दिया। हाउ मच फॉर द क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, ये बताएं क्रेडिट सेल्स कितनी थी उस साल की। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल का अगर आप लेजर बनाते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल का लेकर करके ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना दिया हुआ है, देखिए $1,000 है, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। और जो ईयर एंड का बैलेंस है, क्योंकि ये एसेट का है तो ईयर एंड का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे जाता है। एसेट का बैलेंस अगर आप सीडी कर रहे हैं ईयर एंड का तो क्रेडिट साइड पर जाएगा। ये $1,500 आपके ये आ गए। ये जो राइट ऑफ आपने किया है $5,000 आपने अगर रिसीव किया तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, तो बैंक की वजह से ट्रेड रिसीवेबल $5,000 से ये क्रेडिट हो गया। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, $100 का राइट ऑफ किया। राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होती है, याद रखिएगा, राइट ऑफ की एंट्री पास करते हैं, बैड डेट्स को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। ये राइट ऑफ की एंट्री है, क्योंकि ये पैसा अब आपको मिलेगा ही नहीं। अब अपनी किताबों से इसे ख़त्म कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो बैड डेट्स की वजह से $100 ये आ गया आपके। तो ये 3 क्रेडिट साइड के ऊपर चीज़ें हैं, इन तीनों को जमा कर लें। 5,000 ये हो गया, 100 ये हो गया एंड $1,500 ये हो गया। ये $6,600 का क्रेडिट साइड पे बैलेंस है। डेबिट 1,000 है तो डेफिनेटली जो इसका डिफरेंस है वो क्या होगा, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये असल में क्रेडिट सेल्स है आपकी। सेल्स का हवाला देखिए 5,500 5,600 आप लिखें यहाँ पे, ये 5,600 लिखेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और क्रेडिट सेल्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एंट्री पास करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो देखें ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया सेल्स की वजह से। तो ये 5,600 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखें तो 23 में ये डी आपको 5,600 एग्जैक्टली बता रहा है लिखकर, और यही आपकी राइट चॉइस है। इसमें सिर्फ लेजर का कंसेप्ट यूज़ करना है आपको। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 1,000, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं, और जो एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है ये बैलेंस सीडी बनता है, क्योंकि एसेट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर आता है। ये हमने लिख दिया। ये पैसा रिसीव हुआ कस्टमर से तो बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट यहाँ आ गया, और बैड डेट्स की वजह से $100 से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। इन सबको प्लस किया, जो डिफरेंस था लेजर का इनका बैलेंसिंग फिगर जो है वो सेल्स होती है। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। विच आइटम वुड नॉट बी एंटर्ड इन ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कौन सा आइटम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है कि बिजनेस 3 तरीक़ों से होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया आपका,
अगर अकेला आदमी कारोबार कर रहा है, अगर पार्टनर्स हैं, 2-3 लोग मिल के काम कर रहे हैं या ज़्यादा लोग, तो वो पार्टनरशिप है। और अगर उससे भी ज़्यादा लोग हैं और वो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिक रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी फंड्स होते हैं, लाइक उसमें रिटेन्ड अर्निंग हो गई, कि जो भी इनकम होती है वो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। इनकम स्टेटमेंट से जो इनकम आएगी वो इनकम रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगी। अगर कोई पर्टिकुलर किसी काम के लिए कोई रिज़र्व बना रहे हैं तो वो रिज़र्व में चला जाता है, जर्नल रिज़र्व के अंदर चला जाएगा। तो ये जर्नल रिज़र्व हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गई, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया, और डिविडेंड पेड, डिविडेंड जो हमने पे करा है रिटेन्ड अर्निंग से अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट दिया है, ये नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आते हैं। जैसे अगर यहाँ हम देखें तो बिल्कुल इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ये बिल्कुल जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड प्रोपोज, ये इस लफ्ज़ को याद रखें, ये प्रोपोज लिखा हुआ है। प्रोपोज का मकसद है कि अभी हमने पेमेंट नहीं करी। जब पेमेंट नहीं करी तो रिटेन्ड अर्निंग से नहीं निकला ये। अगर निकला नहीं है, पेमेंट ही नहीं हुई है, सिर्फ प्रपोजल है, अभी इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पेमेंट इसकी अप्रूवल देंगे, तो इसकी अप्रूवल ही नहीं हुई है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिल्कुल बनेगा क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, शेयर होल्डर्स का ये प्रॉफिट हो जाएगा। और ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व, ये भी हम रिटेन्ड अर्निंग से ही ट्रांसफ़र करते हैं, किसी पर्टिकुलर इनकम जो हमारी होती है उसमें से इसको ट्रांसफ़र करके किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इसको रखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट बनता है। इस पे मेरे लेक्चर्स हैं, अगर पेपर 2, जैसे मैंने कहा कि 2020 से लेकर 2017 तक पढ़े हुए हैं, वहाँ जो मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड जो सवाल कराए हैं, अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है तो उसको ज़रूर जाकर देखें, तो आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे एंड यू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। वहाँ पूरे सवालात हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के, तो वो ज़रूर देखिएगा जाके। 25 में आते हैं तो इसके अंदर हमारी चॉइस बी जो है वो राइट चॉइस है। 24 के अंदर 25 में आते हैं, जेड लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जेड लिमिटेड ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अगेन फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ गई। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल के जो हमने शेयर जो इशू करे और जिनकी पेमेंट भी हो गई, ये हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का कैपिटल है। जर्नल रिज़र्व मैं बता के आ रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आपने कोई रिज़र्व बनाया है तो ये भी शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होता है, और ये रिटेन्ड अर्निंग से इसको ट्रांसफ़र करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग भी आपको दी हुई है, 10% डेबेंचर्स भी दिया हुआ है। डेबेंचर जो है ये एक्चुअली आपका एक लोन है, समझ लें कि आपने लोन लिया और उस पर आप फिक्स परसेंटेज जो है, जैसे 20,000 का लोन अगर आपने लिया तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स इशू करे हैं उसके हिसाब से 10% आप इसको इंटरेस्ट देंगे, और ये शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट नहीं होता है। ये कहता है व्हाट वर द टोटल शेयर होल्डर्स फंड, ये बताएं कि टोटल शेयर होल्डर्स फंड कितना है। तो टोटल शेयर होल्डर फंड्स में ये 3 चीज़ें मैं आपको बता के आ रहा हूँ। 200,000 एक है, 30,000 एक है और 15,000 एक है। इन सबको मिलाऊं तो मैं 20, इन तीनों को मिला के $245,000 बनता है। ये $245,000 आपको सी के अंदर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर वी कैन सेफली से, लॉजिकली भी मैंने आपको समझाया, उसी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 26 से इसको शुरू करेंगे। ये काफ़ी पेपर हैं जो मैंने कराए हैं, आप इसको भी प्रैक्टिस करें और बाकी के जो पेपर्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करें। आपके एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, अगर जितने पेपर्स मैंने कराए हैं अगर आप इन्हीं को कर लें ढंग से, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप कमेंट्स के अंदर भी लिखें, मैं आपको वो भी कराऊंगा। और ये सारा मटेरियल फ्री है, आप जाएं प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपकी कमांड होगी पेपर के ऊपर, और इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग गेटिंग A+ रादर। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।